हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बाबू एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और एक बार साथ में ये भी बताइएगा बाबू कि आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे उठ जाइए सभी बच्चे, यहाँ पे 5 बज चुका है और यहाँ पे आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो नींद से जगिए और जो स्टूडेंट नहीं जगे हैं उनको ज़बरदस्ती शेयर करके जगा दीजिए, क्योंकि उनका भी एग्जाम होने वाला है और यहाँ पे वो भी अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका ही नाम लेंगे कि हाँ मेरा एक दोस्त था जो मेरा बहुत हेल्प किया, पढ़ने में भी किया। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि कैसे हैं आप सब। और यहाँ देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ना, फिर यहाँ पे क्रैश कोर्स हम अपना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि 9 डे हो गया, ज़्यादा अब नहीं बचा है, इसमें ज़्यादा नहीं बचा है, तो सोचिए इसको खत्म कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अंतिम प्रहार में, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा ये अंतिम प्रहार क्या है। अंतिम प्रहार में प्यारे बच्चों यानी क्रैश कोर्स जिनका तैयारी नहीं हुआ था, तो हम यहाँ देखिए चैप्टर 8 तक पढ़ा चुके हैं, यानी डे 8 तक पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ देखिए जो बच्चे जो डे 8 तक का वीडियो नहीं देखे ना, प्लेयर लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, अवेलेबल है और यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपका कहीं ज़्यादा हेल्प हो सकता है, कहीं मतलब बहुत ही अच्छा हेल्प हो सकता है, यानी आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखिए आज की क्लास में आपको पता ही हम लोग फिजिक्स का डे 9 करने वाले हैं और यहाँ देखिए ये अंतिम मौका है जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो ये जो प्यारे बच्चों डे वाला क्लास कराए हैं ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, तो ये डे वाला क्लास आपको करना चाहिए। छूट गया है तो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी सारे बच्चे हैं ना, उनसे एक निवेदन है कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या पैड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्लीज़ पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं पैड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। यहाँ देखिए आप इस पर क्या कीजिए, आप इस पे फटाफट से प्यारे बच्चों मैसेज कीजिए और मैसेज करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और पैड ग्रुप अभी ले लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ देखिए पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपको कॉल करके हमसे बात करना होगा, तो यहाँ पे हम आपको पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बाकी यहाँ देखिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डे 9 स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, क्या डे 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और डे 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डे 9 में होता है ना, तो यहाँ देखिए डे 9 में आता है आपका ऑप्टिक्स। तो बाबू देखिए फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो वो है बाबू ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स का प्यारे बच्चों, क्या कुछ सब्जेक्टिव करेंगे इंपॉर्टेंट और कुछ सब्जेक्टिव करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके बाद से ये देखिए एक क्लास में ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं आज, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जब तक इसको आज दिन में याद कर लीजिए, फिर अगले दिन यहाँ देखिए इसका पूरा कर दिया जाएगा काम तमाम। यानी इससे जितना भी पूछेगा लगभग 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से आता है बाबू, यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, इतना जबरदस्त चैप्टर है, इतना जबरदस्त चैप्टर है ये। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम यहाँ पे इसको शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए और बोल दीजिए कि यस सर क्लास को शुरू कीजिए। और एक एक क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे जरूर समझिएगा। तो चलिए आप देखिए जिनकी तैयारी नहीं हुई है ना, तो वो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन यानी परावर्तन से क्या समझते हैं आप। प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, परावर्तन है, अपवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का परिवर्तन से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जो कि ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक चेक कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना कितनी बार आया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा दे बाबू, नींद से जगिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बुलाइए स्टूडेंट को। और तो देखिए अगर ये पूछे तो आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है ना तो वो तल से टकरा के क्या करती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश की किरण होती है ना वो क्या करती है, तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज करती है, यानी एक माध्यम से उसको दूसरे माध्यम में जाना है, तो वो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है तो ये क्या होगा, तल से टकराएगा और फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों क्या, तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बाबू पूछे जाते हैं। ये पुनः फिर तो ऊपर ही चला गया, एक माध्यम से यहाँ देखिए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या, इससे टकरा रही है और यहाँ पे इधर जाना चाहिए तो फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि बाबू ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक बार यस बोल दीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसे समझिए, याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्तों को लिखिए। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिएगा बाबू यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरी तरह से क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना उसका। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लीजिए, आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होने पर क्या होता है, प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट आती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब यहाँ आप देखिए क्या होते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्यारे बच्चों विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होने पे, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम में जाने के बजाय, यानी सघन से विरल में जाना था ना, तो आपतन कोण का मान अधिक होने के कारण क्रांति कोण से ये क्या होती है, यहाँ पे इसको विरल माध्यम में जाना था तो विरल माध्यम में जाने के बजाय ये पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है। क्यों, क्योंकि आपतन कोण का मान ज्यादा होता है क्रांति कोण से, इसलिए क्या करती है, एक प्रकाश की किरण को जाना था सघन से विरल में तो ये क्या होती है, विरल से फिर क्या हो जाती है, सघन में लौट आती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूरी तरह से लौट आना। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो जब एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाता है क्रांति कोण से, तो वो पुनः क्या होती है प्यारे बच्चों, आपतन कोण का मान अगर क्रांति कोण से ज्यादा होगा तो वो पुनः क्या होती है, वो विरल माध्यम में जाने के बजाय, सघन से विरल में जाना था ना, तो विरल माध्यम में जाने के बजाय पुनः वो सघन माध्यम में आ जाती है, क्योंकि आपतन कोण का मान तो बड़ा है। तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से क्या, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने के कारण जो प्रकाश की किरण होती है वो विरल माध्यम में जाने के बजाय क्या होती है, सघन माध्यम में ही लौट आती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ गए होंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए इसके शर्त हमसे पूछा गया कि इसकी शर्तों को लिखिए। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि देखिए पहला शर्त है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए,
सघन से विरल में जाएगा तभी तो आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा क्रांति कोण से, तो ये विरल माध्यम में ना जाके सघन माध्यम में ही लौट आएगी, तभी तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ देखिए दूसरा क्या होना चाहिए, सघन माध्यम और यहाँ देखिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कभी भी अधिक होना चाहिए। अधिक होगा तभी तो विरल माध्यम के जाने के बजाय वो सघन माध्यम में ही लौट आता है। अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होने के कारण क्रांति कोण से वो क्या हो रहा है, विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट आ रहा है। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे दो शर्तें कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए पहला, और दूसरा जो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान होता है वो क्रांति कोण से कई गुना ज्यादा अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसको भी साथ में लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 100% पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू आ गया, तो यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, क्रांति कोण क्या होते हैं। सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्रांति कोण क्या है। तो क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान वह, यहाँ देखिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है। देखिए क्रांति कोण पूछा गया, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि क्रांति कोण क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको भी समझ लेना है कि क्रांति कोण हम लोग किसे कहते हैं। और यहाँ देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूरी तरह से लौट आना, परिवर्तित हो जाना, वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा यानी सघन से विरल में जाएगा, तो यहाँ देखिए तब क्या होगा, तो यहाँ पे प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, जिससे अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। कौन, तो यहाँ देखिए आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे अब पूछा गया इसका शर्त भी लिखना है, तो यहाँ देखिए अगर लिख दे कि इसके शर्तों को भी लिखे, तो यहाँ पे आपको लिखना है इसके पहले शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण को प्रकाश सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाना चाहिए। इसमें भी क्या है पहला कि प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान उस माध्यम में क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये भी वही बात है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा एवं प्रकार को लिखें। बाबू ये सब क्वेश्चन बैंक का है जो यहाँ पे पूछा गया है। कम से कम अभी तक ना 30 से 40 क्वेश्चन पूछ चुका है 2009 से लेके 2023 तक का। 2009 से लेके ना 2023 तक अब तक बाबू कितना क्वेश्चन पूछ चुका है, 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है सिर्फ ऑप्टिक्स से। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ देखिए 150 क्वेश्चन पूछा गया है, 150 क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछा गया ऑप्टिक्स से। तो देख लीजिए ये चैप्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर की, प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा एवं प्रकार लिखें। प्रकाश के व्यतिकरण की क्या परिभाषाएं हैं और क्या प्रकार है। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, तो जब समान आवृत्ति के 2 प्रकाश तरंगों के माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बाबू इसी के कारण क्या होता है, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देता है, पतली तेल की झिल्ली रंगीन दिखाई देना, ये सब किसके कारण से होता है, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, तो यही इसी के कारण प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश के व्यतिकरण क्यों परिभाषित करें, तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण को आपको परिभाषित करना है, तो जब यहाँ देखिए समान आवृत्ति के 2 प्रकाश तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हैं, 2 समान आवृत्ति के 2 यहाँ देखिए प्रकाश स्रोत क्या हो प्यारे बच्चों, तरंग किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हो, तो उसके अध्यारोपण के जो फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है, उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे में लिख दीजिएगा साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, पतली तेल की झिल्ली रंगीन दिखाई देना, ये सब किस कारण होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के ही कारण होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्यतिकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। व्यतिकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो व्यतिकरण के 2 प्रकार
होते हैं, पहला संतोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे आपको ये प्रकार भी पूछा है तो प्रकार भी आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा लिखा है। तो विवर्तन में क्या होता है, अवरोधक के कोण से मुड़ जाता है प्रकाश। आप लोग को पता है ना कि प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश अवरोधक के कोण से मुड़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो जब यहाँ देखिए प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु जैसे क्या बाल, तार, यहाँ देखिए आदि आ जाती है, तो प्रकाश क्या होता है, किनारे पर मुड़ जाता है। समझिएगा कि जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से गुजरता है, यानी बहुत ज्यादा छोटी छिद्र यानी होल्स से क्या करेगा बाबू, गुजरेगा, तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु आ जाए, जैसे बाल ही आ गया, जैसे तार आ गया, कुछ भी आ जाए, उससे क्या होता है, प्रकाश किनारे पे थोड़ा सा मुड़ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे तीक्ष्ण धारा वाले किनारे पर प्रकाश के यहाँ देखिए इस प्रकार से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का विवर्तन। यानी आप देखिए जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरेगी, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से गुजरती है तो उसके छिद्र में तार या बाल या कोई भी महीन पदार्थ आने से क्या होता है, उसके अवरोधक के कोण से वो मुड़ जाता है, यानी किनारे पे वो मुड़ जाता है। और यहाँ देखिए तीक्ष्ण से धारा मुड़ने वाले, यही यहाँ देखिए तीक्ष्ण से धारा, यहाँ देखिए तीक्ष्ण धारा वाले किनारे पर प्रकाश के इसी का मतलब मुड़ना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, यानी अवरोधक के कोण से मुड़ता है। देखिए विवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला है यहाँ देखिए फ्रेनल विवर्तन, क्या होता है, फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा क्या होता है, फ्रोनहोफर विवर्तन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लिख देना है, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ देखिए ये इंग्लिश मीडियम है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। चलिए अगला यहाँ पे आज 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखें। आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे, जो कि देखिए 2010-2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर लिखें। तो देखिए पहला लिखना है आपको क्या, हैशटैग देखिए क्या लिखना है, आवर्धन, यानी पहला आवर्धन है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी m = क्या हो जाएगा, h2/h1, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पहला याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, और यहाँ देखिए उसी स्थान पर कि वस्तु द्वारा नेत्र के बने कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन गया, अगर आपसे पूछेगा आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, जो कि 2 बार पूछा गया है, तो आपको लिखना है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और उसी स्थान पर यहाँ देखिए वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो पहला अंतर स्पष्ट हो गया। देखिए दूसरा इसमें क्या, आवर्धन में दूसरा लिखना है कि प्रतिबिंब की दूरी में वृद्धि के साथ साथ आवर्धन बढ़ता है। अगर प्रतिबिंब की दूरी होगी तो यहाँ देखिए वृद्धि के साथ आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा, यहाँ देखिए। और इसमें क्या होता है, दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे समझिएगा, दूसरा इसमें लिखना है कि प्रतिबिंब की दूरी में वृद्धि के साथ आवर्धन क्षमता घटती है। किस में, तो यहाँ देखिए आवर्धन क्षमता में प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाइएगा तो उसके साथ साथ आवर्धन क्षमता घटेगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि प्रतिबिंब की दूरी में वृद्धि के साथ आवर्धन क्या होता है, तो बढ़ता है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया। अब देखिए तीसरा यहाँ पे क्या लिखना है, तीसरा है कि आवर्धन क्या होता है, अनंत से प्लस, यहाँ देखिए अनंत से प्लस अनंत के बीच होता है ये। यानी कहने का मतलब क्या, आवर्धन क्या होता है, अनंत से प्लस अनंत के, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच ये होता है। आवर्धन माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच ये होता है, जबकि आवर्धन क्षमता को क्या d/f या 1 + d/f के बीच होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना। ये क्या था प्यारे बच्चों, ये अंतर था, तो आप लोग इसको स्पष्ट कर दीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, तो ये बाबू क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। और पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको जरूर मिलेगा, और PDF वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल कम प्राइस में आपको PDF वाला ग्रुप भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए सभी बच्चों को एक बात बताना चाहते हैं कि फ्री वाला PDF भी दिया जा रहा है, तो वो कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको बता देते हैं। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले पे कि सूर्य की ओर देखने के बाद जब कोई यहाँ देखें अन्य वस्तु को देखने पर काला क्यों दिखाई देता है। जब आप सूर्य की तरफ देखते हैं, समझिएगा कि जब आप सूर्य को देखते हैं
तो सूर्य को देखने के बाद किसी भी वस्तु को देखिएगा ना तो वो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आँख की जो प्यारे बच्चों पुतली होती है ना वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है एकदम। जितना प्रकाश पे ताकिएगा ना, जितना, यानी दिन में क्या होती है, पुतलियां आपकी बिल्कुल ही छोटी होती हैं और रात में पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब, चलिए अब हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा कि सूर्य की ओर देखने के बाद जब कोई अन्य वस्तु की ओर देखा जाता है तो काला दिखाई देने लगता है। ये तो आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो देखिए क्यों, जब हम यहाँ देखिए सूर्य की ओर देखते हैं तो प्रकाश की यहाँ देखिए अधिक तीव्रता के कारण जो क्या होता है, आंख की जो पुतली होती है सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। यदि हम अन्य वस्तु को देखते हैं तो यहाँ देखिए क्या होता है, अन्य वस्तु को देखते हैं तो जो पर्याय में मात्रा में प्रकाश आंख में प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए वस्तु काली दिखाई देती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो पुतली सिकुड़ जाती है तो जो प्राप्त यहाँ पे जो पर्याप्त जो प्रकाश की मात्रा होगी ना वो आंख में नहीं प्रवेश करेगी। पर्याप्त जो प्रकाश की मात्रा होगी वो आंख में नहीं प्रवेश करेगी, इसलिए वस्तु क्यों दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब यहाँ देखिए जो पुतली छोटी हो जाती है, जब यहाँ देखिए अधिक तीव्रता वाले किसी भी चीज पे देखिएगा ना तो आपकी आंख की पुतलियां जो होती है, जैसे टॉर्च है, लाइट पे आप देखिए कितना तेज, उसके बाद से कहीं देखिएगा ना तो वो आपको काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पुतली उस समय आपकी छोटी हो जाएगी। तो अब जब यहाँ पे अचानक किसी कम तीव्रता वाले पे देखिएगा ना तो जो प्रकाश का यहाँ पे होगा ना, जो प्रकाश का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मात्रा होगा जो आंखों में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, इसलिए वो काली दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त क्या है। देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त क्या है, तो देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त है। पहला क्या है कि प्रकाश किरण यहाँ देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सघन माध्यम से आपतित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से आपतित होनी चाहिए। अपवर्तन कोण क्रांति कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अपवर्तन कोण क्रांति कोण से बड़ा होगा तभी तो पुनः वो क्या होगी, अपवर्तन कोण में जाने के, आप देखें आपतित किरण में जाने के बजाय अपवर्तन कोण में, प्यारे बच्चों क्रांति कोण में जाने के बजाय अपवर्तन कोण में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाए कि नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, पूछा गया सब क्वेश्चन होगा, ये बात है कि नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के समायोजित, यहाँ देखिए पहले समझिएगा कि नेत्र के समंजन क्षमता, तो देखिए नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके यहाँ देखिए मांसपेशियों की सहायता से निकट और दूर की वस्तुओं का रेटिना पर यहाँ देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को ही हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्या बोला है कि यहाँ देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके मांसपेशियों की सहायता से निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना ही हमारा क्या होता है, समंजन क्षमता होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता कि निकट तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 दिन पहले ही कराए थे हम कि निकट तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किसका किया जाता है, तो आपने बताया था कि समंजन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। तो वही तो इसमें डिफिनीशन भी है, देखिए ना, वही तो डिफिनीशन सेम टू सेम लिखा गया है कि देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके मांसपेशियों की सहायता से निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को, निकट तथा दूर की वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता ही हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे बाबू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग 100% याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन है कि 10 नंबर की क्रांति कोण क्या है। आज यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी अगला दिन इसका क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और जितना भी सब्जेक्टिव बचा होगा ना सबके सबको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आज 10 सब्जेक्टिव देख लेते हैं, पर अगला यहाँ पे इसका डे 9 आएगा ना तो उसमें पूरा का पूरा जितना और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो, और उसका पूरा यहाँ देखिए कम से कम 70-80 ऑब्जेक्टिव जो होगा इसका इंपॉर्टेंट एक ही वीडियो में कर लिया जाएगा। यानी यहाँ देखिए क्रांति कोण को परिभाषा दे तथा इसकी शर्तों को लिखे। तो देखिए सघन माध्यम का वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं। देखिए क्रांति कोण किसे कहा जाता है, तो सघन माध्यम का वो आपतन कोण जिसके लिए क्रांति कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। सघन माध्यम का वह मान जिसमें क्या हो प्यार बच्चों, आपतन कोण क्या हो जाए, परिवर्तन कोण के लिए 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्रांति कोण। इसके शर्त कौन कौन से हैं, तो देखिए शर्त क्या है क्रांति कोण के लिए, यहाँ देखिए प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए, ये आपकी पहले शर्त है। तो यहाँ पे आपको शर्त होना चाहिए कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए, परावर्तित नहीं अपवर्तित होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्रांति कोण। यानी ये जो 10 क्वेश्चन बताए हैं ना, तो ये 10 क्वेश्चन सुबह सुबह आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी हाल में याद कर लीजिए, इसमें से तो जरूर टच करेगा, तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं ना बाबू, फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस पेपर डेली एक मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और मॉडल पेपर भी मिलेगा, जो पढ़ाएंगे ना आज 2 बजे उसका मॉडल पेपर भी मिलेगा इंटरनेट वाला बिल्कुल फ्री में। तो वो कहाँ पे मिलेगा हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम को ओपन करना है। उससे पहले बाबू फटाफट से पहले लाइक कीजिए, तो जितने सारे स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा ना, आपके सामने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे क्या होगा आपके सामने ऐसा सर्च बार दिखेगा। सर्च बार जैसे ही दिखेगा आपको लिखना है सिर्फ आस्क बोर्ड, ऐसे देखिए ASKBORD दिख रहा है आस्क बोर्ड। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा ना, ऐसा पेज आ जाएगा, ऐसा देखिए ऐसा पेज आएगा। तो आपको क्या करना है, इसी पे सिंपली एक बार आपको क्लिक कर देना है, टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप कीजिएगा आपके सामने ये खुल जाएगा। यानी जैसे ही खुलेगा ये, जैसे ही खुलेगा आपको क्या करना है, इसी में यहीं पे इसके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर होगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर होगा जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। इसके बदले वही दिखेगा यहाँ पे, और आपको आके डाउनलोड कर लेना। बाकी इसमें भी PDF है, इसमें भी PDF है, इसमें भी PDF है, तो जाके आप लोग पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।